पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे SN1 SN2। एक बढ़िया सा क्वेश्चन देते। SN1 और SN2 में साफ चीजें पता चल रही है। SN1 रिएक्शन यूनिमोलिकुलर है, एक ही मॉलिक्यूल पे डिपेंड करेगा, और वो मॉलिक्यूल कौन होगा? एल्काइल हैलाइड। कौन होगा? एल्काइल हैलाइड। या यूं कहूं, हमारा जो सबस्ट्रेट है वो, नॉट रिएजेंट, जो सबस्ट्रेट है ना। रिएक्शन में दो चीजें होती है, एक रिएक्टेंट होता है और एक प्रोडक्ट होता है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने वाले को हम बोलते हैं रिएजेंट। तो रिएक्टेंट दो तरह के हो गए, एक रिएजेंट और एक सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट जिसके ऊपर रिएक्शन होनी है, और रिएजेंट जो रिएक्शन करवाता है। क्लियर? जिस पे रिएक्शन होनी है उसी पर डिपेंड करेगा। RX, जैसे हमने अगर हेलोजन का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देख रहे हैं, हैलाइड का मतलब X जाएगा Cl की फॉर्म में, Br माइनस I माइनस कोई भी जाएगा, और उसकी जगह कोई नया न्यूक्लियोफाइल आएगा, ये हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, हमने एक बहुत सिंपल सी रिएक्शन देखी थी। Cl जा रहा है, कौन आ रहा है? OH। न्यूक्लियोफाइल गया, न्यूक्लियोफाइल आया। तो SN1 में सिर्फ और सिर्फ इस मॉलिक्यूल पे डिपेंड करेगा रेट ऑफ रिएक्शन। इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ये क्या लिया है, कितना लिया है, कोई मतलब नहीं है। सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा? 12th क्लास के अंदर एक चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, वो ये समझाता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। ऑर्डर मतलब जिस मॉलिक्यूल पे डिपेंड कर रहा है। कितने मॉलिक्यूल पे डिपेंड कर रहा है? एक मॉलिक्यूल पे। इसलिए इस रिएक्शन को क्या बोल रहे हैं? यूनिमोलिकुलर, और नाम दे रहे हैं SN1। SN1 हमेशा दो स्टेप में होती है, यहां तक सबको पता है। दो स्टेप में होने की वजह से पहली स्टेप में हमको कार्बोकेटायन मिलते हैं, और कार्बोकेटायन हमेशा प्लेनर होंगे। कार्बोकेटायन हमेशा प्लेनर होंगे, ब्रिज हेड को छोड़ के प्लेनर होंगे। अगर वो प्लेन में है, बिल्कुल ऐसा प्लेनर है, तो न्यूक्लियोफाइल ऊपर से भी आ सकता है और न्यूक्लियोफाइल नीचे से भी आ सकता है। दोनों चॉइसेस बनेगी, दो प्रोडक्ट बनने की संभावना रहेगी, रेसिमाइजेशन होने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, कभी भी आपको पूछे कि SN1 में रेसिमाइजेशन होगा, यस और नो? यस। 100% रेसिमाइजेशन होगा? नो। क्या होगा? इन्वर्जन होगा या रिटेंशन ज्यादा होगा? कौन ज्यादा होगा? इन्वर्जन ज्यादा होगा। इन्वर्जन ज्यादा क्यों होगा? क्योंकि क्योंकि जो हमारा RX है, एल्काइल हैलाइड है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की वजह से सोल्वलाइज्ड होता है, और सोल्वलाइज्ड होने से जो हमारा हेलोजन है वो दूर होगा, तो इसके पास दोनों साइड से अटैक होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन क्योंकि ये राइट साइड में लिखा है मैंने, तो लेफ्ट से अटैक होने के चांस ज्यादा रहेंगे। तो हम इंटीपेट आयन पेयर बोलते हैं। जस्ट बॉन्ड टूटते ही एक आयन पेयर बना, दूर नहीं हुए हैं अभी, इनको कौन दूर करेगा? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। बिल्कुल वैसे ही साउथ की फिल्मों में जैसे दूर नहीं करते हीरो हीरोइन को। हीरो को 10 लोगों ने घेर के इधर दूर, हीरोइन को 2 जने खींच के इधर। देखा है? फिल्में देखिए, साउथ की मूवी में देखा है आपने? सच बताना, ऐसे ही होता है। एक हीरो को 10 लोग पकड़ के ले जा रहे हैं साइड में, तो यही हो रहा है। देखो, ये हमारा हीरो है, ये हमारा हीरो है। कौन है? कार्बोकेटायन है। नाम बोलो इसका, कौन है? कार्बोकेटायन। इसको कौन दूर ले जा रहा है एनायन से? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। इसको सोलोलाइज कर दिया है, इसको दूर ले गया। अब दूर ले गया तो दोनों साइड से न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना पॉसिबल है, तो हम कहते हैं कि डोमिनेंट इन्वर्जन होता है। यहां तक हम पढ़ चुके हैं। और SN1 के अंदर राइसिमिक मिक्सचर विद डोमिनेंट इन्वर्जन, इस बात को हमेशा ध्यान रखें। कितनी स्टेप्स में होती है हमेशा ये रिएक्शन? 2 स्टेप्स में होती है। ठीक, आप लोग बना लेंगे ना कंपैरिजन। तो बायोमोलिकुलर रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म हो रहा है, वही हैलाइड लिया है, वही हमने एक्वस सॉल्यूशन लिया है। एक्वस लिया है मैंने, देखना। लेकिन डिफरेंस क्या क्रिएट किया है? नहीं, इस बार मैंने अभी भी एक्वस ही लिया है, पर हमने चॉइसेस करी है। हाँ, प्रोटीन की लिया है। 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। 3 डिग्री कार्बोकेटायन स्टेबल होगा 1 डिग्री और 2 डिग्री के कंपैरिजन में। तो 3 डिग्री क्या चाहेगा? हमेशा SN1 करना चाहेगा, और 1 डिग्री क्या चाहेगा? हमें SN। तो मतलब ये नहीं है कि आपने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ले लिया तो सर SN1 ही हो जाएगी। पोलर प्रोटिक ले लिया मैंने, वाटर क्या है, अभी एक लिस्ट बना देते। पोलर प्रोटिक, पोलर एप्रोटिक, प्रोटिक कौन ना, नॉन पोलर वाला। पानी लिया है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, फिर भी SN1 नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि 1 डिग्री कार्बोकेटायन स्टेबल नहीं होता। ठीक है, तो कसम खा ले, SN1 कब करेंगे? जब 3 डिग्री नहीं, जब कार्बोकेटायन स्टेबल हो। 3 डिग्री का जरूरी थोड़ी ना, बेंजाइलिक हुआ तो, एलाइलिक हुआ तो, रेजोनेंस वाला हुआ तो, बैक बॉन्डिंग वाला हुआ तो।
हमको क्या देखना है, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी, चाहे प्लस एच इफेक्ट स्टेबल करे चाहे प्लस आर इफेक्ट, बट स्टेबल होना चाहिए, प्लस आई के भरोसे नहीं बैठे। हाँ ठीक है, तो यहाँ तक ठीक है। यहाँ पे इन्वर्जन होता है, ऑब्वियस सी बात है वो, ये जो, हाँ इसका एक अगर मैं एनर्जी प्रोफाइल बनाऊं तो ध्यान से देखेंगे, ये दोनों मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड कर रही है। जो आपने बेस लिया है वो, और जो आपका सबस्ट्रेट है, जो सबस्ट्रेट है वो, और जो रिएजेंट है, दोनों पे डिपेंड कर रही है। रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग कैसे लिखेंगे, रेट इक्वल्स टू के आर एक्स, और न्यूक्लियोफाइल, अटैक करने वाले न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन और एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन दोनों पे डिपेंड कर रही है, इसलिए हम इसको हम बायोमोलिकुलर बोल रहे हैं। इसका एक एनर्जी प्रोफाइल बना रहा हूं, ध्यान से देखना। ये है हमारे रिएजेंट, ये हमारा बना है ट्रांजिशन स्टेट जो अनस्टेबल होती है और वो टूट जाती है। अनस्टेबल क्यों होती है, किसी को दिख रहा है? 5 बॉन्ड पॉसिबल ही नहीं है, पेंटावेलेंट जैसा लग रहा है कि हाँ बन रहा है, एक टूट रहा है एक बन रहा है, बताओ कौन सा टूट रहा कौन सा बन रहा? हाँ अभी तो ऐसा लग रहा है, कि जरूरी थोड़ी है इधर भी तो जा सकते हैं। दोनों ही बातें हैं, डिपेंड करेगा कि आपने क्या कंडीशंस ले रखी है, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि हाँ एक टूट रहा है एक बन रहा है, तो एक्स तो चला गया और ओ एच आ गया, और ओ एच हमेशा बैक साइड से आएगा, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इन्वर्जन। अभी के लिए एच 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 तीनों सेम है तो हम कुछ ज्यादा बोल नहीं पाएंगे, लेकिन अगर ग्रुप्स अलग अलग होंगे, मान लो मैं टी डी एच लिख देता हूँ, टी डी एच, तो ये एक एक्टिव कार्बन होगा, हाँ पैरेलल कार्बन होगा, तो हम कहेंगे कि अगर इधर आर होगा तो इधर क्या बन जाएगा, एस, बोल सकते हैं। इधर अगर कैपिटल डी होगा तो इधर क्या बन जाएगा, एल, क्या इन्वर्ट हो जाएगा, समझते हैं। चलिए, और क्या था, हाँ एनर्जी प्रोफाइल बनाता हूँ दोनों के। SN1 का एनर्जी प्रोफाइल कैसा दिखता है, देखो जरा, SN2 का कैसा दिखता है। SN1 में क्या बन रहा है, बीच में एक इंटरमीडिएट बन रहा था, 2 स्टेप में हो रहा है, और बीच में क्या बन रहा है, एक इंटरमीडिएट। तो देखिए जरा ध्यान से, ये हमारी रिएक्शन, ये हमारा इंटरमीडिएट, ये हमारी रिएक्शन हो रही है, ये हमारा इंटरमीडिएट, ये हमारा रिएजेंट है RX है, और ये कौन है, कौन है, अरे ये हमारा एल्काइल हैलाइड है, और ये कौन है, नाम बताओ, कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन बन गया, कार्बोकेटायन स्टेबल कार्बोकेटायन। और अगर ये रीअरेंज हुआ तो फिर नया कार्बोकेटायन, आपको पता ही है, डैश, रीअरेंज हुआ तो एल्काइल शिफ्ट हाइड्राइड शिफ्ट कुछ हो रहा होगा, तो फिर आगे ऐसा चलता रहेगा, तो फाइनली क्या मिलेगा हमको, फाइनली जैसे मान लो डायरेक्ट बिना रीअरेंजमेंट के डायरेक्ट 3 डिग्री से ही प्रोडक्ट मिल गया, तो हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा RNU। ये समझ में आया क्या हुआ, बोलो क्या हुआ, एक्स गया, जगह कौन आ गया, न्यूक्लियोफाइल, और बीच में क्या बना, इंटरमीडिएट। तो SN1 हमेशा 2 स्टेप में होती है, पहले स्टेप में क्या बनेगा, इंटरमीडिएट, और दूसरी स्टेप में क्या बनेगा, प्रोडक्ट। SN1 SN2 जो है उसमें क्या होता है, RX, और ये सीधा प्रोडक्ट। ये जो है वो है हमारा TS, ये जो हमने बनाया था ना, क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन हो रहा है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में, ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी बहुत ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा होने से स्टेबिलिटी कम है। ये इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ पे कौन है, ये कार्बन, ये 3 बॉन्ड, और ये आता हुआ ये जाता हुआ, ये न्यूक्लियोफाइल, और एक आता हुआ जाता हुआ, दिख रहा है, पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट जो कि अनस्टेबल होती है, वो टूट के क्या बनाती है, बोलो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। हमारा हाइड्रोजन चला जाएगा, उसकी जगह कोई न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा। चलिए, अब दो हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन खत्म। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की एक स्पेशल केस देखने जा रहे हैं हम लोग। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एक वेरी वेरी स्पेशल केस। उससे पहले आपके लिए होमवर्क होमवर्क ये है कि आप टेबल बनाएंगे SN1 और SN2 के डिफरेंस की, ऑर्डर, स्टेप्स, इंटरमीडिएट, सॉल्वेंट कौन सा लेना है, प्रोडक्ट, इन्वर्जन प्रोडक्ट बनता है कैसा बनता है, ऐसे करके 6-7 पॉइंट, ठीक है। और पिछली क्लास में कोई होमवर्क दिया था कुछ, क्या था, बना के लाए सभी, पक्का। चलो ये जैसे ही ओवर करेंगे मैं चेक करूंगा सब। एक और था, क्या क्वेश्चन था, हम्म, बोलो बोलो, होमवर्क बता दिया करो आते ही, ठीक है।
मार्कोनिकॉव के बाद बताया था, ओके। तो इसमें नहीं होगा ना, वो तो इसी में है। सब्स्टिट्यूशन हो गया। एक सेकंड देख लेते हैं क्या ते, हाँ, घर के लिए दिए थे। मार्कोनिकॉव एंटी मार्कोनिक ये रहे। लीजिए ये बताइए जरा, क्या करोगे बोलो, बोलो। ये बॉन्ड शिफ्ट करेंगे इधर पहली स्टेप में, जल्दी से कर रहा हूं मैं, देखना। इस पे माइनस, यहाँ पे हाइड्रोजन आ चुका है, यहाँ पे प्लस। क्या होना है? रीअरेंजमेंट का नाम बताओ ना, कौन सा वाला होगा? रिंग एक्सपांशन। रिंग एक्सपांशन से 5 मेंबर रिंग बना दूं। ये लो, ये मिथाइल, ये रिंग एक्सपांशन, यहाँ प्लस। अब क्या होगा बोलो, इसको मैं अगर ऐसे लिखूं अच्छी डिजाइन में, तो ये 5 मेंबर यहाँ प्लस है, और इसके पास वाले पे 2 मिथाइल है। मिथाइल शिफ्ट करना है, मिथाइल शिफ्ट करेंगे तो ये मिथाइल यहाँ, ये मिथाइल यहाँ, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। और इंतजार कर रहा है कौन? बिहार। बिहार आ गया यहाँ पे, ये प्रोडक्ट बनेगा फाइनल। ओके है, ऐसा नहीं कर रहे हैं इसमें प्लस इसमें माइनस, बॉन्ड शिफ्ट, एच इधर बिहार इधर, नहीं। मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा? ये वाला, वो भी बनेगा पर माइनर होगा। क्लियर है? बना तो सकते थे, लेकिन अगर रिंग के बाहर वाले कार्बन पे प्लस होता, क्या यहाँ रिंग के बाहर वाले पे प्लस है? रिंग पे ही तो प्लस है। ये रिंग, रिंग के बाहर कोई कार्बन हो उस पे प्लस हो, तभी तो एक्सपांशन होगा। अभी पॉसिबल नहीं है। ओके है, चलिए इसको बताओ। ये भी कर लिया किसी ने? क्या किया? रिंग एक्सपेंशन किया। पहली बात तो ये कार्बोकेटायन बनाया गया सबने, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट, इधर ही क्यों हुआ जानते हैं ना सभी? हाँ, इधर शिफ्ट हुआ, यहाँ प्लस आ गया। रिंग एक्सपांशन, रिंग एक्सपांशन में देखो ध्यान से, ये वाला बॉन्ड पिक किया, इधर लगा दिया, बाकी सब एज इट इज है। देखो कुछ भी चेंज नहीं किया मैंने, सिर्फ ये बॉन्ड को यहाँ से पिक करके ऐसे करा, यहाँ पे प्लस। श्योर है सभी? और इसको मैं 6 मेंबर की तरह लिखूं तो कैसी दिखेगी? ये प्ला ये मिथाइल यहाँ प्लस। क्या करोगे? मिथाइल शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट करने से ये दिखेगा क्या? श्योर है सभी? आ रहा है या हवा में जा रहा है सब? आ रहा है। मिथाइल शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट से 3 डिग्री बन गया, 3 डिग्री बन गया, तो यहाँ पे क्या लगेगा? करा दो। फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है पूछ लो। देखो ये मिथाइल शिफ्ट है, अभी अल्फा हाइड्रोजन कितने? 3 4 3 4 5। ओके है, हाइड्राइड शिफ्ट कर दो, इसको यहाँ लाओ तो 3 4 5 6, बिल्कुल ले आओ, कोई मनाही नहीं है, करना चाहिए। ये लो, फिर तो इसी से बना देते प्रोडक्ट, ये इससे तो सेम ही बने। इसमें मिथाइल शिफ्ट या हाइड्राइड शिफ्ट? अच्छा, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। ये देखिए, ये, और यहाँ पे प्लस, अब प्रोडक्ट बनाओ, बहुत अच्छे। अब देखो आनंद इस बात का है कि यहाँ पे बी आर लगेगा, और प्रोडक्ट में एग्जाम में चारों ऑप्शन दे रखे होंगे। पहला ऑप्शन ये होगा, यहाँ बी आर। दूसरा, बीच वाले पे बी आर, 3 मिथाइल और बीच वाले मिथाइल पे बी आर। तीसरा ऑप्शन, 3 मिथाइल और एक पे बी आर। फिर तो खत्म, क्या होने वाला है? सोच लो, थॉट आ रही है दिमाग में, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है? रिंग एक्सपांशन टू रिलीव द स्ट्रेन, मोर स्टेबल। 2 डिग्री मिथाइल शिफ्ट किया, 3 डिग्री, बट दिस 3 डिग्री हैव ओनली 5 अल्फा हाइड्रोजन, और हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे तो 3 4 5 6 अल्फा हाइड्रोजन। 6 अल्फा हाइड्रोजन के लिए, स्टेबिलिटी के लिए कुछ भी है? हम नहीं कर रहे, ये मौलिक कर रहा है, ठीक है। बढ़े आगे, फाइनल प्रोडक्ट समझ में आया? चलिए, और बाकी जो होमवर्क था वो मैं कॉपी में चेक करना ही है मुझे। चलिए ये वाला घर पे करके लाएंगे सभी। हाँ, अब स्पेशल केस है, न्यूक्लियोफिलिक में SN1 SN2 के बाद एक और है, जो कि आसानी से तो होना पॉसिबल नहीं है। देखो नाम है SN2
AR, या कुछ लोग इसको ArSN2 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ArSN2, ArSN2। एक और है, नाम लेने में तो टेट्राहेड्रल SN2 बोलो, पर ऐसा कुछ वो नहीं है, मजा नहीं आएगा। SN2 समझ लेना। AR बोले तो एरोमेटिक, AR बोले तो एरोमेटिक, बोले तो बेंजीन रिंग, ये क्लोरीन। ठीक, अब यहां पे हमने लिया बेस NaOH। हमको ऐसा लगता है कि हाँ Cl चला जाएगा, OH आ जाएगा, है ना? ऐसा लगता है क्या? अरे 10th क्लास में तो ऐसे ही करते थे। हाँ, ये हटाना है, ये लगाना है, और क्या लगाना है? OH, और साथ में क्या? NaCl। अपनी मर्जी से ऐसे ही होता था 10th क्लास तक। हम इसको थॉट लाते हैं थोड़ी सी, ध्यान से देखें इस बात को। इस क्लोरीन के पास लोन पेयर है लोन पेयर, और लोन पेयर है तो क्या उन लोन पेयर को हम रोक सकते हैं रेजोनेंस करने से? और रेजोनेंस अगर करेगा तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनेगा, ध्यान से देखेंगे कैसा दिखेगा। हाँ ना बोलो, ऐसा दिखेगा क्या? और ऐसा दिखेगा तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि बेंजीन रिंग के साथ कार्बन, क्लोरीन और कार्बन जो है उसका डबल बॉन्ड है। क्या है? डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। वो सिंगल बॉन्ड हमें दिख रहा है पर वो सिंगल नहीं है, वो क्या है? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड को तोड़ना तो और मुश्किल काम हो गया। तो ये हलवे की तरह इतना आसान नहीं है कि ये OH आ जाए और ऐसे हो जाए। नॉर्मल कंडीशन में तो ये होगा ही नहीं, नॉर्मल कंडीशन में ये रिएक्शन होगी ही नहीं। तो हमें कुछ स्पेशल लाना पड़ेगा, और स्पेशल हमारा दोस्त कौन है बताओ? कौन कौन कौन? नाइट्रो, NO2। पहचान गए ना? मैं बता रहा हूं आपका बहुत अच्छा दोस्त साबित होगा वो। ये है हमारा NO2। ठीक, अब ये रिएक्शन पॉसिबल है। इसने ऐसा क्या जादू किया वो देख लेते हैं। नॉर्मल कंडीशन में हमने कहा कि यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, इसलिए ये बॉन्ड टूटना आसान नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि ये क्या देगा बताओ? बेस है ना, क्या देगा? OH माइनस। इसके पास इलेक्ट्रॉन, बेंजीन रिंग में ढेर सारे इलेक्ट्रॉन, क्या ये पास आएगा? नहीं। न्यूक्लियोफाइल है ना वो, के पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, और रिंग में भी इलेक्ट्रॉन घूम रहे। कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे देखो? 10। कितने? तो कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं? हाँ, तो इतने क्यों सोच रहे हो? बोलो ना 6 इलेक्ट्रॉन घूम रहे। 3 पाई बॉन्ड्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन घूम रहे। 6 इलेक्ट्रॉन, और उसके खुद के पास इतने सारे इलेक्ट्रॉन, वो आना ही नहीं चाहेगा। ये हेल्प लग रही है यहाँ पे। NO2 यहाँ पे दो काम करता है। पहला काम जो उसका है क्या है? -M। -M बोलो या -R बोल दो? तो R बोल देते, नाराज क्यों होते? तो -R, क्या बोलना है? -R से बेंजीन रिंग की डेंसिटी को कम करेगा। इलेक्ट्रॉन ये खुद ले लेगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन खुद ले लेगा तो फिर OH को इनवाइट कर देगा, है ना? अभी जो हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ा था उसमें हमने दो चीजें पढ़ी थी, ऑर्थोपैरा और मेटा। ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। इसके लिए डायरेक्शन थी वो सब इलेक्ट्रोफाइल के लिए। यहाँ पे कौन आ रहा है? न्यूक्लियोफाइल। इसलिए इस रिएक्शन का नाम क्या है? SN बोले तो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, और 2 बोले तो दोनों पे डिपेंड करेगा, और AR मतलब एरोमेटिक रिंग। मैकेनिज्म देखते हैं, ध्यान से देखेंगे मैकेनिज्म देखते हैं। ये NO2 इलेक्ट्रॉन खींचता है, इसके NO2 के इलेक्ट्रॉन खींचने की वजह से ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट हो रहा है। देखना मैकेनिज्म अच्छे से देखना, ध्यान से समझ में आना चाहिए। ये बॉन्ड इधर शिफ्ट किया मैंने, इधर शिफ्ट किया तो इस पे नेगेटिव आएगा। जिस पे क्लोरीन लगा है उस कार्बन पे क्या आएगा? अरे डबल बॉन्ड नहीं आएगा। ऐसे करता हूं मैं, एक एक स्टेप बना दो। ये लीजिए बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग पे NO2, ये Cl। पहली बार में ये बॉन्ड शिफ्ट किया मैंने, सिर्फ बॉन्ड शिफ्ट किया, तो क्या होगा बोलो? हाँ, कार्बन पे आएगा पॉजिटिव। इस पॉजिटिव को देख के कौन आएगा? है ना, ये एक ही स्टेप में लिखना था मुझे। ये बॉन्ड शिफ्ट और उसी के साथ OH का अटैक। OH अटैच कर दूं
कहाँ अटैच करूं, बोलो। यहाँ पे आगे, आगे की कहानी पता है, बोलो क्या हो रहा है, आगे की कहानी बताओ ना, आगे क्या करें, आगे होगा क्या ये बताओ। ये नेगेटिव है, ये तो घूमने निकलेगा और क्या, घूमने जाएगा, पूरे घूम के यहां तक आ जाएगा वापस। इसको स्टेबल कौन कर रहा है, NO2। जब ये यहां आ जाएगा तब तो NO2 के बिल्कुल पास, तब तो रेजोनेंस करके स्टेबलाइज हो ही सकता है। तो NO2 हेल्प करता है स्टेबलाइजेशन, NO2 हेल्प करता है इस रिएक्शन में, NO2 के बिना ये रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है, समझ आ रहा है। तो NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन इतने अच्छे से विड्रॉ करता है कि बेंजीन रिंग में डेंसिटी कम हो जाती है, कम डेंसिटी को देख के न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के बाद अगर मैं इसके रेजोनेटिंग बनाऊं तो आप मुझे बताएंगे, कोई परेशानी हो, बॉन्ड OH, ये Cl, यहाँ पे नेगेटिव। अच्छा, आ, बना नहीं रहा पर आपको दिखा देता हूँ, जरूर मिटा दूंगा वापस, ये एन डबल बॉन्ड। यहाँ नेगेटिव अगर होगा तो ये बॉन्ड शिफ्ट होगा तो ये नेगेटिव बाहर चला जाएगा, तो NO2 एक तरह से स्टेबलाइज ही कर रहा है ना उसको, ठीक है। ये वाला मैं बना नहीं रहा हूँ, फिर से मिटा रहा हूँ, ठीक है। NO2 क्या करता है हमको पता है, हमारा दोस्त है, हम जान गए उसको अच्छे से, वो हमारी हेल्प भी करता है, ठीक है। ऐसे दोस्ती तो चाहिए जीवन में, हाँ, प्लस आई माइनस आई वाले नहीं चाहिए, जो काम समय पे काम ही ना आए फिर क्या मतलब है। ओके, तो ये बॉन्ड शिफ्ट करेंगे, यहाँ नेगेटिव आएगा, एरो बना के दिखा दूं येलो कलर में, ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड ओके है, ये नेगेटिव चार्ज वापस इधर आएगा तो ये बॉन्ड ओके है, और जब ये इधर आएगा तो कौन जाएगा, Cl इज ए गुड लिविंग ग्रुप, अभी लिस्ट बनाएंगे, Cl इज ए गुड लिविंग ग्रुप, गुड लिविंग ग्रुप कौन, जो आराम से बॉन्ड तोड़ के चला जाए, जो इलेक्ट्रॉन लेकर जाने में विश्वास रखते हैं वो कौन है, गुड लिविंग ग्रुप। Cl जाएगा, प्रोडक्ट क्या लाएगा, प्रोडक्ट क्या लाएगा, NO2, ये बॉन्ड यहाँ पे OH, इतना आसान नहीं था बट किसने आसान बना दिया, NO2। नॉर्मल कंडीशन में आपसे कोई पूछे क्या बेंजीन रिंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता है, तो क्या कहेंगे, नहीं, नहीं देता। लेकिन अगर बेंजीन रिंग पे NO2 लगा है तो क्या वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता है, दे सकता है, हम बोलेंगे दे सकता है, दे सकता है। सबको समझ आ रहा है। NO2 के दोनों रोल बता दो, क्या क्या रोल है NO2 के, वैसे माइनस आई इफेक्ट ही है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो दो रोल यहां निभा रहा है, एक तो है बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना रहा है, और दूसरा जब सब्स्टिट्यूशन हो रहा है तो जो नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है उस नेगेटिव चार्ज को वो स्टेबलाइज कर रहा है, दोनों काम कर रहा है, इस वजह से ये आसानी से, तो हम बोलते हैं SN2AR। ठीक, एक वर्ड और ऐड करना है मुझे, जब हम कहते हैं कि बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है तो इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पे आता है या ऑर्थो पे आता है या पैरा पे आता है, ये OH है, मान लो कोई दूसरा होता तो मेटा पे आता है, ऐसे ही कुछ कहते हैं ना। अभी न्यूक्लियोफाइल कहाँ आया है, इप्सो, क्या बोलेंगे, इप्सो, मतलब आप लोगों को याद है कि मैंने बताया था इस पोजीशन को क्या बोलते हैं, इप्सो, तो ऐसे सब्स्टिट्यूशन को क्या बोलेंगे, इप्सो सब्स्टिट्यूशन। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा मुझे, आप लोगों ने रिवाइज कर रखा है, इप्सो सब्स्टिट्यूशन। अगर बेंजीन रिंग की ऑर्थो और पैरा पे कोई ग्रुप आता है तो हम बोलते हैं ऑर्थो पैरा सब्स्टिट्यूशन, मेटा पे कोई ग्रुप आता है तो हम बोलते हैं मेटा सब्स्टिट्यूशन, लेकिन जो ग्रुप लगा हुआ उसी ग्रुप को हटा के कोई उसकी जगह ही आ जाए तो हम क्या बोलते हैं, इप्सो। ठीक है, नोट करेंगे। NO2 नहीं होता तो ये रिएक्शन नहीं होता, है ना आपका दोस्त, नहीं है अभी तक दोस्ती नहीं हुई NO2 से, हो गई, जब जब जैसे जैसे इसकी इंपॉर्टेंस पता लगेगी ना आप लोगों को, वैसे वैसे आपको पता चल जाएगा कि हाँ सर आप सही कह रहे थे, NO2 तो वास्तव में बहुत काम की चीज। लिखो क्या NO2 के बिना संभव नहीं है, लिखो
NO2 का काम क्या है वो बता देता हूँ, दोनों तक हम लिख देता हूँ। एक तो ये क्या कर रहा है, मेकिंग रिंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, रिंग को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना रहा है। दूसरा NO2 क्या कर रहा है, स्टेबलाइजिंग द नेगेटिव चार्ज, स्टेबलाइजिंग द नेगेटिव चार्ज। है आ गया। एक और होती है SNI, क्या होती है, SNI, आई फॉर इंटरनल, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इंटरनल। डार्जन रिएक्शन है, अल्कोहल के अंदर पढ़ेंगे, अल्कोहल के साथ ही पढ़ेंगे, नेम रिएक्शन है तो उसके साथ ही पढ़ेंगे। आई फॉर इंटरनल, इंटरनल मतलब समझ में आया, न्यूक्लियोफाइल जानने वाला भी उसके अंदर ही है, अटैक करने वाला भी उसके अंदर ही है, बाहर से कुछ भी नहीं। SNI SOCl2 की रिएक्शन कराते हैं बेंजीन ROH के साथ, RCl बनता है। पढ़ेंगे, इसका नाम लिखा क्या पूरा, तो पूरा नाम क्या है, हाँ, बायोमोलिक्यूलर एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक, दिख रहा है पीछे तक छोटे छोटे अक्षरों में, हाँ, छोटे इसलिए लिखे ताकि स्पेलिंग मिस्टेक हो तो किसी को दिखे ही नहीं है। कैसे, जोर जोर से बोल के सबको स्कीम बता दो, तो लिखो फटाफट, कंप्लीट है। नेक्स्ट बताओ क्या करेंगे आपके हिसाब से, अब नेक्स्ट क्या करेंगे, क्योंकि हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमने कर लिया है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर लिया है, तो अब क्या बचा, फ्री रेडिकल, है ना, देखो हेडिंग लगाओ, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, फ्री रेडिकल रिएक्शन जो होती है ना वो थोड़ी ड्रास्टिक, जब ड्रास्टिक बोले तो अपने कंट्रोल में नहीं होती, आपने फ्री रेडिकल इंड्यूस किया ना तो वो फिर पता नहीं क्या करेगा अंदर जा ना। एक बार पहले समझते हैं कि कैसे होती है मैकेनिज्म, फिर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो। अब समझ गए क्वेश्चन कैसे आएगा, देखो इधर क्वेश्चन कैसे आएगा, ये मैं बना देता हूँ, ये लो, बताओ क्या करना है, बोलो क्या लिखना है यहाँ पे OH, इधर NO2, इधर NO2, इधर नहीं हो रही, नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही, कोई पूछेगा तो क्यों नहीं हो रही, डबल बॉन्ड कैरेक्टर है इसलिए नहीं हो रही, तो इसमें क्यों हो रही है, NO2 है ना हमारा दोस्त, है, क्लियर है। इस तरह के सिंपल से क्वेश्चन आएंगे, स्टेटमेंट बोलेंगे, बोल देंगे हम लोग। अच्छा कौन सी आसान है ये देखना, RX प्लस OH माइनस ROH प्लस X माइनस, और ARX प्लस OH माइनस, बताओ नॉर्मली तो होगी नहीं, है ना, ये हो रही है ये नहीं हो रही है, स्टेटमेंट आया है एल्काइल हैलाइड, एग्जाम में क्वेश्चन आया स्टेटमेंट 1, एल्काइल हैलाइड इजीली गिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बट एराइल हैलाइड कांट गिव। स्टेटमेंट 2, in aryl halide there are double bond character between halogen and carbon, that's why the bond breaking is not easy। okay, दोनों स्टेटमेंट क्या है, सारी बात समझ में। यहाँ जो एराइल हैलाइड है, एराइल बोले तो एरोमेटिक रिंग बेंजीन रिंग के साथ डबल बॉन्ड कैरेक्टर रख रहा है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर रख रहा है तो ये बॉन्ड तोड़ना आसान नहीं है, ये बॉन्ड तोड़ना आसान है, इस तरह के सवाल बनेंगे। हम लोग एक बार सारी रिएक्शन के टाइप्स डिटेल में पढ़ लेते हैं, फिर मैंने जो कहा है वो मर्जर करके पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सारी एडिशन रिएक्शन एक साथ मैकेनिज्म के साथ, क्लियर है। तो मैं खुद एक पूरा बना के ले आऊंगा PPT जिसमें ढेर सारे क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे, कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे, है ना, लिखने का टाइम बचेगा और क्या। नेक्स्ट हमारी जो है क्या नाम है,
बोलो। सब्स्टिट्यूशन का थर्ड टाइप क्या? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, आप में से कितने लोगों ने वो चार्ट बनाना शुरू किया? इसमें हमने कहा था एडिशन, 3 टाइप के एडिशन है, इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक और फ्री रेडिकल। इलेक्ट्रोफिलिक वाले एल्कीन एल्काइन देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक वाले ओके। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन देखिए, ये कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है। कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन, कैरेक्टरिस्टिक का क्या मतलब है? यूनिक, मतलब ज्यादातर वही देंगे यूं। कैरेक्टरिस्टिक मतलब एल्केन देंगे ही देंगे ये वाले रिएक्शन, एल्केन्स और साइक्लो एल्केन्स। एल्केन्स मतलब एल्केन्स में कौन से वाले आ जाते हैं साथ में? साइक्लो एल्केन्स। इनकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है, ठीक है। 3 स्टेप में होती है। कितनी स्टेप में होती है? 3 स्टेप्स। हमेशा एक इनिशिएटर की जरूरत पड़ेगी। इनिशिएटर कौन होता है? जो रिएक्शन को स्टार्ट करता है। तो इनिशिएटर हमेशा क्या होंगे? फ्री रेडिकल्स। और वो फ्री रेडिकल्स कहां से आएंगे? या तो वो आएंगे पेरोक्साइड से, या तो वो आएंगे पेरोक्साइड से, या फिर आप बताओ फ्री रेडिकल कब कब बनते हैं? बोलो। एच न्यू, यूवी, रेडिएशन, सनलाइट, 500 डिग्री, ऐसा कुछ लिखा होगा, समझ गए क्या? ये पढ़ चुके हैं हम लोग। तो ऐसी कंडीशन लिखी है तो हम क्या सोचेंगे? फ्री रेडिकल बनाना है। अब तीनों स्टेप समझ लेते। पहले तो एक बार बता देता हूँ क्या हो रहा है। ये जैसे मान लीजिए CH3 CH2 है, ठीक है, इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं Cl2 से, और हमने लिखा है 500 डिग्री सेल्सियस। कुछ भी लिख देता, मैं पेरोक्साइड लिख देता, पेरोक्साइड लिख देता हूँ चलो, ताकि क्या मैकेनिज्म समझाने में और आसान रहेगा। अच्छा, पेरोक्साइड ने लिया, क्या बनेगा? CH3 CH2। अब हमारे बस में ये नहीं है कि हम इस रिएक्शन को यहीं रोक पाए। हमारे बस में ये नहीं है कि इस रिएक्शन को हम यहाँ रोक पाए। अभी एक क्लोरीन लगा है, हो सकता है 2 लगते, हो सकता है 3 लग जाते, और हो सकता है कि सारे के सारे, यहाँ प्रिंट गड़बड़ हुआ, हो सकता है कि सारे के सारे हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएं किससे? क्लोरीन से। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बन सकता है? CCl3 CCl3। समझ आ रहा है? सारे हाइड्रोजन क्लोरीन से रिप्लेस हो जाते हैं, हो सकते हैं, हमें नहीं पता। इट विल डिपेंड कि हमने क्लोरीन कितना लिया है, हमने ये सब्सटेंस कितना लिया। अगर इसके इसके कंपैरिजन में ये 3 गुना लिया है, 3 गुना लगान है ना, 3 गुना लिया है, 3 गुना लिया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ज्यादा क्लोरीन है तो ज्यादा सब्स्टिट्यूशन होगा, तो वो प्रोडक्ट भी बन सकता है। तो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनता है हमेशा। तो ये अच्छी बात थोड़ी ना है। हम चाह रहे हैं कि हमें क्लोरोइथेन मिले, और मिलेगा क्या? डाइक्लोरोइथेन, ट्राइक्लोरोइथेन, हेक्साक्लोरोइथेन। तो फिर मतलब थोड़ी ना, कचरा हो रहा है वो तो सब। तो ये रिएक्शन अच्छी रिएक्शन नहीं मानी जाती, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। फ्री रेडिकल हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो पता नहीं क्या करे। अच्छा, मैंने ये बनाया, हो सकता है ये बन जाए, ये लो डाइक्लोरो प्रोडक्ट, हो सकता है ये बन जाए, पे भी क्लोरीन, इस पे भी क्लोरीन। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कितने मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बनेंगे, कितने डाइक्लोरो प्रोडक्ट बनेंगे, ऐसा पूछ ले, और क्या। ठीक है, मैकेनिज्म देखते हैं। अच्छा, एक और एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने लिया CH4, साथ में रिएक्शन करा रहे Cl2 की, H न्यू डाल दिया मैंने, ठीक। क्या बनाऊंगा सबसे पहले बोलो? CH3Cl। पर ये रिएक्शन यहाँ रुकने वाली नहीं है, क्या लिखोगे? और अगला क्या बनाओगे? और अगला क्या बनाओगे? हमको नहीं पता कहाँ रुकेगी। बात समझ आ रही है? जितने हाइड्रोजन है, जितने टाइप के हाइड्रोजन है, सारे के सारे रिप्लेस हो सकते, तो कुल मिला के कचरा है। बोल सकता हूँ क्या? मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिल रहा है हमको, तो यूनिक प्रोडक्ट चाहिए भैया, है ना। मैकेनिज्म देखते हैं। जैसे मैं CH4 वाला ही लेता हूँ ना, CH4 प्लस Cl2 और पेरोक्साइड। पेरोक्साइड का नाम क्या लिख रहा हूँ? ROR ऐसे लिखा हुआ, ठीक है। और हम लोग एक ही मान के चल रहे हैं कि ये मिला होगा हमको, ठीक, ऐसा मान के चल, है ना, मैकेनिज्म समझने के लिए। तो मैकेनिज्म 3 स्टेप में होता है। पहली स्टेप को हम बोलते हैं चेन इनिशिएशन। क्या बोलते हैं? चेन इनिशिएशन। इनिशिएशन बोले तो
स्टार्ट स्टार्ट कौन करेगा पहले ये बताओ? रेडिकल से स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम बनाएंगे रेडिकल। ठीक, तो अभी हमने पेरोक्साइड लिया है, तो पेरोक्साइड तोड़ेगा, तोड़ो पड़ो इसका तोड़ फोड़ कर दो, ये क्या बनेगा? ओके, ये क्या हो रही है? इनिशिएशन। इनिशिएशन के लिए ये जो RO रेडिकल है वो Cl2 के पास जाएगा और क्या बना देगा? ROCl प्लस Cl रेडिकल। अब ये Cl रेडिकल हमारे आगे की कहानी करेगा, चेन इनिशिएशन। अब ये करेगा चेन प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन में क्या होगा? ये रेडिकल किसी CH4 पे जाके अटैक करेगा, क्या बना देगा? क्या क्या हो सकता है देखना, CH3Cl या फिर CH3 रेडिकल और साथ में क्या बन जाए? Cl। अब ये CH3 रेडिकल किसी और भी बहुत सारे हैं ना Cl रेडिकल, या किसी दूसरे Cl2 के साथ रिएक्ट करे तो क्या बनाएगा? CH3Cl प्लस Cl रेडिकल हो सकता है। फिर वो Cl रेडिकल वापस किसी CH4 के साथ जाए और रेडिकल बनाए। आ रही बात, समझ में आ रही है? थर्ड वन इज चेन टर्मिनेशन। टर्मिनेट करे, रिएक्शन को खत्म करे, टर्मिनेशन, चेन टर्मिनेशन। अब तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है, हमेशा इनिशिएशन स्टेप में प्रोडक्ट साइड में ही रेडिकल होता है, रिएक्टेंट साइड में रेडिकल नहीं होता। क्या बोलते हैं? ये वाली स्टेप भी हमको इसमें लिखनी चाहिए देखा जाए तो। इनिशिएशन में हमेशा कहां रेडिकल होंगे? इस स्टेप को भी मैं इधर लिख देता हूं। बोलो, इनिशिएशन में हमेशा किधर रेडिकल होंगे? प्रोडक्ट की तरफ। रिएक्टेंट में रेडिकल होगा ही नहीं, बाद में बना है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इनिशिएशन। प्रोपोगेशन में हमेशा दोनों साइड रेडिकल होंगे। रिएक्टेंट एक पुराना रेडिकल लेकर आएगा, प्रोडक्ट में एक हमको नया रेडिकल मिलेगा। फिर रिएक्टेंट एक पुराना रेडिकल, प्रोडक्ट में हमको नया रेडिकल। फिर रिएक्टेंट एक पुराना रेडिकल, प्रोडक्ट में हमको नया रेडिकल, ऐसा। तो प्रोपोगेशन, इनिशिएशन और टर्मिनेशन को पहचानने का तरीका समझ में आ रहा है? इनिशिएशन में हमेशा प्रोडक्ट साइड में रेडिकल होंगे, प्रोपोगेशन में हमेशा दोनों साइड में रेडिकल होंगे, और टर्मिनेशन में हमेशा रिएक्टेंट साइड में रेडिकल। समझ में आ रहा है? यहां लिख देता हूं ऐसे। स्टार्ट किया तो हमें मिलेंगे रेडिकल, प्रोपोगेट किया तो हमें दोनों साइड रेडिकल, और खत्म कर दिया तो हमें एक साइड रेडिकल, और फाइनली हमें यहाँ रेडिकल नहीं मिलेगा। तभी तो रिएक्शन हम बोलेंगे खत्म हो गई, स्टॉप हो गई। तो टर्मिनेशन में क्या होगा? ये जो रेडिकल घूम रहे थे ना, इनमें से ही किसी को पकड़ लो, ये देखो, ठीक, ये देखो, हो सकता है ये मिल जाए। और ये देखो, कचरा इतना खतरनाक होता है, मैंने आपको कहा था ना कचरा रिएक्शन है। कचरा इतना इसलिए हो जाता है क्योंकि मिथाइल मिथाइल रेडिकल भी तो, क्या आप रोक सकते हैं कि नहीं मिथाइल आपको सिर्फ और सिर्फ क्लोरीन के साथ ही अटैच होना है? ऐसा तो हम डिसाइड थोड़ी ना कर सकते। रेडिकल्स है, आपस में टकरा ही रहे होंगे, तो हम नहीं डिसाइड कर सकते। हम कह ही नहीं सकते उसको कि मिथाइल भैया प्लीज आप क्लोरीन रेडिकल के साथ मिलके और सिर्फ CH3Cl ही बनाना, और ऐसा नहीं करो कि किसी दूसरे मिथाइल के साथ मिलके और इथेन बना लो, ऐसा मत करना प्लीज। ऐसा तो हम कर नहीं सकते। रेडिकल्स हैं, वो अपने हिसाब से चलेंगे, वो टकराएंगे, जिससे भी टकराएं, टकराते रहेंगे। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि आप बैठे और आपके सामने प्रोपोगेशन हो रहा है, अभी थोड़ी देर बाद टर्मिनेशन शुरू होगा, ऐसा नहीं है। कोई सी भी रिएक्शन कभी भी हो सकता है ना। जैसे ये नया रेडिकल बना, ये रेडिकल उसी टाइम ये बना के ये बनाएगा, तब हम उस रिएक्शन को क्या कहेंगे? टर्मिनेशन स्टेप पे। अगर कोई ऐसा बन रहा होगा नया रेडिकल, रेडिकल से रेडिकल, रेडिकल से रेडिकल, तो हम क्या बोलेंगे? प्रोपोगेशन स्टेप है। और रेडिकल रेडिकल खत्म हो रहे होंगे तो हम क्या कहेंगे? अच्छा, हो सकता है ये नहीं हो, बताओ ये कौन सी स्टेप है? ये इनिशिएशन है, प्रोपोगेशन है, या टर्मिनेशन? टर्मिनेशन है। ये भी रोक सकते हो आप कि नहीं भैया क्लोरीन भैया प्लीज प्लीज सिर्फ मिथाइल के ऊपर ही जाना है आपको, नहीं ना, ये भी तो हो सकता है ना, होने पे कुछ भी हो सकता है। तो पहचानोगे कैसे कि कौन इनिशिएशन, कौन टर्मिनेशन, कौन प्रोपोगेशन? साइड्स देखेंगे, दोनों तरफ अगर है तो क्या कहोगे?
प्रोपोगेशन हो रही है, एक तरफ है, सिर्फ प्रोडक्ट साइड है तो इनिशिएशन, और सिर्फ रिएक्टेंट साइड है तो टर्मिनेशन। ठीक है ना? चेन, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपोगेशन, चेन टर्मिनेशन। स्टार्टिंग क्या बोलते हैं, इनिशिएशन को क्या बोलते हैं, प्रारंभन, है ना? और प्रोपोगेशन को हिंदी याद नहीं आ रहा, टर्मिनेशन को बोलते हैं समापन, एंडिंग। और क्या समझ आएगा? समापन, श्रृंखला, समापन। हाँ सही है ना, देना ना, क्या फर्क पड़ रहा है, लिख दो लिख दो। टर्मिनेट, टर्मिनेट तो चलो नोट करो जल्दी से, कोई डाउट हो तो पूछ लो। आज समझ आ रही है? किसी के मन में यहाँ पे आया जरूर होगा कि सर आपने सिर्फ एच रेडिकल क्यों नहीं बनाया, एच रेडिकल, एच रेडिकल बना सकते थे ना यहाँ से, क्यों सर CH4 है, Cl है तो CH3Cl यही बना देते, यहाँ एच रेडिकल बना देते, क्यों नहीं बनाया, क्यों नहीं बनाया? हाँ कल लिखा तो था, तुम ध्यान ही नहीं देते, बहुत सारी चीजें लिख देते, कल लिखा था ना, रेडिकल कब पढ़ा था, कल ही पढ़ा था। ये रहा देखो, वो देखो, ये लिखा हुआ है, क्या है ये, लेस स्टेबल, ये क्या है, मोर स्टेबल। अब आप बोलोगे सर Cl भी तो लेस स्टेबल है, Cl HCl Cl CCl फॉर, इन दोनों के कंपैरिजन में ये लेस स्टेबल, और इन दोनों के कंपैरिजन में कौन स्टेबल ज्यादा है, ऐसे लिख देता हूँ, ये लो। अब ठीक है, बताओ कौन स्टेबल है, Cl रेडिकल ज्यादा स्टेबल है, आ रहा है समझ में? तो H रेडिकल इसलिए नहीं बनाया क्योंकि H रेडिकल अनस्टेबल हो। कहाँ चला, हाँ जी बनाइए, आई होप सो आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन कैसे पूछ रहे हैं आजकल, मोनोक्लोरोनेटेड प्रोडक्ट कितने बनेंगे, डाइक्लोरोनेटेड कितने बनेंगे, सवाल करके देखते हैं, आगे बढ़ते। एल्केन एल्किन एल्काइन में डिटेल में सारे क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन करो उतना बढ़िया है। पढ़े, ये तो हमने Cl2 लिया, कंपेयर करें तो F2 Cl2 Br2 I2 कौन बढ़िया, कौन बताएगा, कौन आसानी से टूट जाता है? I2 आसानी से, I2 बन जाता है आसानी से, टूटता कौन है आसानी, F2। बढ़े आगे बढ़े, एक वैसे तो वहां देना चाहिए था बट यहाँ भी दे देता हूँ मैं। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात करोगे ना आप, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, तो आपको पता है क्या ये F2 Cl2 Br2 और I2 में कौन सा बॉन्ड आसानी से टूट जाता है? वैसे तो आपको पता है कि ये 2p ऑर्बिटल है, ये 3p है ना, ये 4p की ओवरलैपिंग है, ये 5p ओवरलैपिंग है। जैसे जैसे साइज बढ़ती है वैसे वैसे ओवरलैपिंग कम होती जाती है, छोटे ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग ज्यादा अच्छे से होती है, बड़े ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग कम हो जाती है ना। तो हमको पता है कि इजीली टूटेगा कौन, I2, और सबसे टफ कौन सा, F2। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में F2 सबसे हाईएस्ट आना चाहिए था, लेकिन F छोटा है, पास पास है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। सेकेंड ऑर्बिट में हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 2s और 2p, कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8, और कितने भरे हुए हैं, 7। 3s और 3p और 3d कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 18, कितने भरे हैं, 7। डेंसिटी कहाँ ज्यादा है, 8 की जगह है 7 भरे हुए, 18 की जगह है और सिर्फ 7 ही भरे हुए, बहुत नाइंसाफी है। कौन सा वाला ज्यादा डेंसिटी है, क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने से ये बॉन्ड आसानी से टूट जाता है। तो ये ऑर्डर नहीं आता, क्या ऑर्डर आता है, Cl2 Br2, F2 तो तीसरे नंबर पे चला जाता है। ये तो मैं नॉर्मल कंडीशंस की बात कर रहा हूँ, बॉन्ड डिसोसिएशन।
लेकिन अगर रेडिकल बनाने की बातें करें तो रेडिकल सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? F2। क्यों? क्योंकि आई रेडिकल जो है वही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है। आई रेडिकल आपको याद है हमने HCl HBr HI और HF किया था। HF और HCl का तो बॉन्ड टूट ही नहीं रहा, HBr और HI का टूट रहा है, लेकिन आई क्या बनाने में पसंद करता है? वापस I2 बनाना पसंद करता है। बहुत बढ़िया, तो I2 की फॉर्म में ही रहना चाहता है वो। ओके है, तो रिएक्टिविटी का क्या ऑर्डर होगा? ये तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी अलग चीज है, ये हमने उसमें पढ़ा था केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें तो रिएक्टिविटी ऑर्डर तो हम क्या कहेंगे? F2 Cl2 Cr2 और I2, ये रिएक्टिविटी ऑर्डर। F2 तो इतनी ड्रास्टिक रिएक्शन देता है, मैं आपको क्या बताऊं। कांच के बीकर में भी रिएक्शन नहीं कर सकते हम लोग, उससे भी रिएक्शन करता है, के लिए अलग से प्लास्टिक का बीकर लाना पड़ता है। F2 जो है ना ड्रास्टिक रिएक्शन देता है। ड्रास्टिक मतलब समझ, तुम बुढ़ा हूँ वैसा, तब ब्लास्ट ब्लास्ट हो जाए ऐसा कोई भरोसा नहीं है उसका। बहुत फास्ट रिएक्शन है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। क्लियर है? नोट करें। और हाइड्रोजन की बातें करें तो बताओ मुझे जरा, अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो रिएक्टिविटी ऑफ H, बोलो आप मुझे बताओ कि ये CH3 CH3 ये CH3 पे H लगा हुआ है, ठीक है, ये CH3 CH ये CH, इन चारों इन तीनों H में से ज्यादा रिएक्टिव H कौन सा है? फ्री रेडिकल में जब ये टूट के जाएगा तो फ्री रेडिकल कौन सा बनेगा? फर्स्ट वाले में फ्री रेडिकल कौन सा बनेगा? H का बॉन्ड टूटेगा। H जा ही रहा है ना, देखो ना H जा रहा है, देखो H जा रहा है, H ले गया, H ले गया, क्या बना? मिथाइल रेडिकल। तो मिथाइल रेडिकल ज्यादा बढ़िया है, ये लो यहां बना देता हूं, मिथाइल रेडिकल ज्यादा बढ़िया है। ये H ये जाए मिथाइल रेडिकल, ये जाए इथाइल रेडिकल, आइसोप्रोपाइल रेडिकल और टर्सरी ब्यूटाइल रेडिकल। कौन सा रेडिकल ज्यादा बढ़िया है? टर्सरी ब्यूटाइल। तो रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन कौन से ज्यादा होगी? 3 डिग्री 2 डिग्री। नोट करो, समझ में आ रहा है? पक्का? सर ये तो सारी चीजें वैसे ही करते हो आप तो इफेक्ट से, 3 डिग्री आ गया इसलिए कर दिया, कार्बोकेटाइन आ गया इसलिए कर दिया, प्लस आई आ गया माइनस आई आ गया, वही आएगा और क्या, उसी से सारी रिएक्शन करनी है हमको, है ना। बढ़े आगे बढ़े, ये अच्छी रिएक्शन नहीं है, ये तो समझ में आ गया। एग्जाम में ऐसे मत करना, एग्जाम में कोई रिएक्शन आएगी और बोले ये तो अच्छी नहीं है, ये तो मैं करना ही नहीं है, ऐसे मत कर लेना, है ना। रिएक्शन अटेंड तो करनी है, एग्जाम में तो करना ही है क्वेश्चन। चलिए बढ़े आगे बढ़े। बढ़े, हायर एल्केन्स का अगर हम लोग करवाते हैं ना तो एक क्वेश्चन ले देता हूं। हाउ मेनी मोनो क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल? ठीक है, किसके लिए बोल रहा हूं? सबसे पहले तो मैं बोल रहा हूं प्रोपेन के लिए कितने मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट पॉसिबल है, ठीक है। और एक और सिंपल सा लिखते हैं आइसोप्रोपेन। आइसोप्रोपेन होता है क्या? आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, इनके लिए मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट बनाने। फिर डाइक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट बनाने हैं आपको, ठीक है, डाइक्लोरिनेटेड। वो भी किसके लिए करें? प्रोपेन और आइसोब्यूटेन, डाइक्लोरिनेटेड। आप चाहो तो इथाइल मिथाइल के लिए भी बना सकते हो मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट। मीथेन के लिए मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट एक ही होगा, क्लोरोमीथेन। और डाइक्लोरिनेटेड डाइक्लोरोमीथेन तो बनेगा। और इथाइल के लिए, इथेन के लिए दो हो जाएंगे क्या? देखो CH4 से मोनोक्लोरिनेशन से सिर्फ ये बन सकता है, के अलावा कुछ नहीं। और डाइक्लोरिनेशन से सिर्फ ये बन सकता है, CH3 इससे मोनोक्लोरिनेशन से बनाओ। मोनोक्लोरिनेशन मतलब बोलो, एक क्लोरीन लगाना, इधर लगाओ इधर लगाओ, एक ही बात है। डाई क्लोरीनेशन से कितने बनेंगे? CH3 CH Cl Cl,
दोनों एक पे लगा दो, CH3 CH, प्रिंटिंग गड़बड़ हो रही क्या, CH2 CH2 Cl, एक इस पे और एक इस पे लगा दो, है ना। तीन कार्बन वाला पिछले पेज पे लिखा ही है मैंने, सारे कर लेते हैं फिर तो। प्रोपेन, प्रोपेन के मोनोक्लोरिनेटेड प्रोपेन कैसा दिखता है, CH3 CH2 CH3, इसके मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट बनाने, तो हाँ जी, मोनोक्लोरो, एक ही क्लोरीन लगाना है, तो एक क्लोरीन कहाँ लग सकता है, तो यहाँ दूसरा, पक्का ना सबका दिमाग चल रहा है, बोलो मेजर वाला कौन सा होगा, कौन सा ज्यादा बनेगा, ये वाला, ये वाला, ऐसे क्यों बोलते हो बीच वाला है, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो इतने टाइम से, 1-1.5 महीने से हम लोग नाम पढ़ रहे हैं, ऐसे बोलो ना, ऐसे बोलो, 2 क्लोरो प्रोडक्ट मेजर होगा, 1 क्लोरो प्रोडक्ट माइनर होगा, ऐसे बोलो, 2 डिग्री वाला जब मेजर होगा, ऐसे बोलो ना, बीच वाला, तो थोड़ी रेस्पेक्ट दो उसको भी, आप जानते हो ना अब तो उसको, अनजान होता तो बोली ठीक है हाँ बीच वाला ऐसे बोलते, जानते हो ना उसको, क्या है ये, 2 क्लोरो प्रोपेन, तो बोलो 2 क्लोरो मेजर बनेगा। ओके, आइसोब्यूटेन की बात करें तो, जानने लग रहे हो शायद, मुझे पता है, लो जी भैया, Cl2 और H, बोलो कहाँ कहाँ, एक इस पे लगा देता हूं मैं, स्पेशल एक, हाँ अब ठीक बोला, सेकंड वाले पे लगाओ, अभी बोलते बीच वाला तो ठीक है, ये क्लोरीन ठीक है, अच्छा इस पे लगाऊं तो एक ही बात है, इस पे लगाऊं तो भी फर्स्ट वाले के जैसे ही है, तो क्या बोलेंगे, 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, और इधर 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, कौन सा मेजर, मेजर, ओके है, और देखो प्रोपेन का मोनोक्लोरो किया अभी तो मैंने, अब डाइक्लोरो, बोलो बेटा, Cl2H न्यू, H न्यू लिखा हो, टेम्परेचर लिखा हो, हीट लिखा हो, लाइट लिखा हो, रेडिएशन लिखा हो, ऑक्साइड लिखा हो, समझ में आ रहा है, बोलो डाइक्लोरो प्रोडक्ट, मैं H लिख के फालतू टाइम नहीं लगाऊ ना, ऐसे लिख दूं, Cl कहाँ लगाना है बोलो, दोनों Cl एक पे, फिर दोनों Cl एक पे, बीच वाले पे 2, पोजीशन नंबर 2, वापस 3, पोजीशन नंबर 3 पे भी बनाऊं दोनों Cl, सेम बनेगा फर्स्ट जैसा, ओके, फिर अब बताओ 2 Cl कहाँ लगेंगे, और 1 और, बहुत बढ़िया, ये 1 2, ये 1 के अलावा और कुछ पॉसिबल हो तो बता दो, है क्या, नहीं, क्या नाम बोलेंगे, नाम सुनोगे, बहुत काम कीजिए, जब भी कभी हेलाइड्स पड़ोस पड़ोस में हो, क्या हो, पड़ोस पड़ोस में, बिल्कुल पड़ोस पड़ोस में, पड़ोसी मतलब ये कार्बन ये कार्बन ये क्लोरीन ये क्लोरीन, जस्ट पड़ोसी है ना, अल्फा बीटा, जस्ट पड़ोसी, तो आप एक चीज ध्यान रखें, इनको बोलते हैं विसिनल डाइहैलाइड, क्या बोलते हैं, विसिनल डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड, ठीक, जब भी कभी दो क्लोरीन एक ही कार्बन पे हो तो उसको बोलते हैं जैमिनल डाइहैलाइड, क्या बोलते हैं, जैमिनल डाइहैलाइड, जैम डाइहैलाइड, विस डाइहैलाइड, कंफ्यूजन रहता है बहुत बार, तो फिर मैंने सोचा कि आजकल के जमाने में जो पड़ोसी होते हैं वो विच बोल देते, पड़ोसी है ये, और बाकी ब्रेड जैम तो सब खाते ही हैं, तो ये देखो दोनों क्लोरीन है नहीं है, बीच में कुछ रख दो तो क्या है, जैमिनल है, क्या है, एक ही कार्बन पे हो तो क्या बोलेंगे, जैमिनल डाइहैलाइड, और इसको क्या बोलोगे, ये बाहर नहीं जानी चाहिए ये बात, हाँ, है ना, ऐसे नहीं, अच्छे पड़ोसी भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है, पड़ोसी सबसे पहले काम आता है ना, क्या, सच कह रहा हूँ, पड़ोसी सबसे पहले काम आएगा, बोलो, जैमिनल विसिनल समझ में आया, नोट करो, ये बाकी रह गया आइसोब्यूटेन का, घर पे करोगे, आइसोब्यूटेन के क्या बनाओगे,
डाइक्लोरो प्रोडक्ट, आइसोब्यूटेन के डाइक्लोरो प्रोडक्ट बना लोगे तो ऐसे ही सवाल आएंगे, कितने डाइक्लोरो बन सकते हैं, कितने मोनोक्लोरो बन सकते हैं, ठीक है। और जेई में पूछना होगा तो थोड़ा सा और बता देगा आगे, क्या कहेगा, एक्टिव कितने बनेंगे, इनएक्टिव कितने बनेंगे, टोटली बता दो, स्टीरियो आइसोमर्स भी बता दो, ऐसा भी पूछ ले। अच्छा इनको क्या बोलेंगे, इनको एक और दूसरे तरीके से भी सुनो सुनो सुनो, एक ही कार्बन पे है दोनों, तो अल्फा अल्फा, दोनों क्लोरीन एक ही पे है ना, तो क्या बोलेंगे, अल्फा अल्फा, अल्फा अल्फा। ये दो पड़ोस में है तो क्या बोलेंगे, अल्फा बीटा, क्या बोलेंगे, अल्फा। और ये तीसरा है ना, अल्फा बीटा गामा, अल्फा गामा। और अगर बहुत सारे कार्बन हो, एक इधर और एक इधर, तो क्या करोगे, ऐसे लिखने बैठोगे अल्फा बीटा गामा डेल्टा, नहीं, तो क्या बोलते हैं, अल्फा ओमेगा, क्या बोलते हैं, अल्फा ओमेगा, अल्फा ओमेगा कैसे बनाते हो, डब्ल्यू, हाँ तो वैसे ही पता है, ए से डब्ल्यू तक जा रहे हैं, और तो कितनी लंबी चेन होगी, समझ आ रहा है क्या, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, आगे, हाँ आई से आयोटा आ जाएगा, डी के पहले कुछ भी तो आएगा, ई आएगा ना, ईटा नहीं आएगा पहले, नहीं, यूरो, यूरो वाला साइन, ठीक है, हाँ डॉलर भी लाओगे फिर तो है, फिर डॉलर में बैठ भी जाना, ओके। अभी तो मेले लग रहे होंगे ना सब जगह दिवाली वाले, डॉलर में बैठ जाना, ओके। ये वाला कर लोगे आइसोब्यूटेन वाला, मोनोक्लोरो तो हमने कर ही लिया, डाइक्लोरो कर लोगे, क्या मुझे बताना है, कर लेंगे, चले बड़े आगे। तो ये तो था बिल्कुल सिंपल सिंपल से सवाल। इसके अलावा जैसे अगर आपसे मैं पूछूं, एक समझ में आ ही गया वैसे, ये मेजर बनना है, एक क्वेश्चन फेमस है थोड़ा, ये वाला, Cr2, ठीक है, और हीट लिखा है, हीट, हीट लिखा है ना, गर्म कर रखा है, तो इसमें दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक तो ये, आपको बस इतना सा पूछते हैं मेजर कौन सा है, डिग्री मेजर है, 99% तक यही बनता है, ये तो सिर्फ ट्रेसेस, 1% मत लिखना, ट्रेसेस बहुत कम, ट्रेसेस में बनता है, ओके है, ये चीज है ध्यान रखनी है, आसान है ना। इसके अलावा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन एक टाइप का और है, एक टाइप का और है, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, कैसे है, बड़े आगे बढ़े, हम्म, ये तो था एल्केन के ऊपर, अब देखना एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, एलाइलिक में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन की बात करें, एलाइलिक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, एलाइलिक फ्री, नॉर्मल कंडीशन में हम लोग बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बोकेटायन और एलाइलिक कार्बोकेटायन में कौन ज्यादा स्टेबल है, बेंजाइलिक कार्बोकेटायन और एलाइलिक कार्बोकेटायन में कौन ज्यादा स्टेबल है, बेंजाइलिक कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल, लेकिन बेंजाइलिक फ्री रेडिकल और एलाइलिक फ्री रेडिकल में कौन ज्यादा स्टेबल है, एलाइलिक फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, पॉइंटों में डिफरेंस है, ये स्टेबिलिटी जो है वो हाफ लाइफ से निकालते हैं, हाफ लाइफ से कैसे, हाफ लाइफ से कैसे, बेंजाइलिक फ्री रेडिकल बना और एलाइलिक फ्री रेडिकल बना, देखते हैं कि कितने टाइम में वो आधा रह गया, अगर उसने ज्यादा टाइम लिया मतलब उसकी हाफ लाइफ ज्यादा है, ज्यादा जिंदा रह रहा है, मतलब ज्यादा स्टेबल है, और कम टाइम तक रहा तो हम क्या बोलेंगे, अनस्टेबल। तो एलाइलिक फ्री रेडिकल थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल होता है, रिएक्शन आपको ध्यान रखनी है, दो तरह की है, जैसे मैंने कहा ये है, ठीक, या फिर ये है, अब इसके ऊपर आपने Cl2 NBS, दो तरह की रिएक्शन दोनों एक साथ लिख देता, एक लिखा है NBS और एक जगह लिखा है Br2 और या रेडिएशन लिख, रेडिएशन जो लिखा है वो Hµ की फॉर्म, अब इसमें क्या होगा, NBS जो होता है ना वो समझ लो, NBS होता है ये,
ये है सक्सिनिक एसिड, ध्यान से देखना क्या नाम है इसका, सक्सिनिक एसिड, SU सक्सिनिक एसिड है। इसका नाम बताओ, ये तो है सक्सिनिक एसिड, इसका नाम बताओ। सक्सिनामाइड, सक्सिनिक एसिड और सक्सिनामाइड। अब ये साइक्लाइज हो जाता है, ये रुकता नहीं है यहाँ पे, ठीक है, बेस की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करवाते हैं हम लोग और ये साइक्लाइज हो जाता है इस तरीके, और साथ में हमने ब्रोमीन गैस दिया है ये। इसका नाम है NBS, पूरा नाम बोलो, एन ब्रोमो सक्सिनामाइड, एन ब्रोमो सक्सिनामाइड। इसका भी काम क्या है, ये फ्री रेडिकल देता है, यहां से टूटता है और क्या बनाता है, फ्री रेडिकल, Br फ्री रेडिकल बनाता है। आपको ये ध्यान रखना है, NBS जब भी आएगा तो आपको एलाइलिक पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन है फ्री रेडिकल। एलाइलिक पोजीशन कौन सी है और कौन बताएगा, ये बेंजीन, ये डबल बॉन्ड है तो ये एलाइलिक है और ये भी एलाइलिक है, इन दोनों पोजीशन में से किसी भी पोजीशन पे आप एक Br लगा दीजिए। ये डबल बॉन्ड है, एलाइलिक पोजीशन कौन सी है, चाहे ये लिखूं चाहे ये लिखूं एक ही बात है, और आपको क्या लगाना है वहां पे, Br लगाना। क्यों होता है ऐसा, एक रिएक्शन और थोड़ा सा दिमाग चलेगा, और एग्जाम में यही आता है, और क्या आता है ऑर्गेनिक में, यही तो आता है, देखना ध्यान से देखना, ये रिएक्शन देगा ना साथ में ये भी देगा, बस डिफरेंस होगा थोड़ा सा, ये रिएक्शन देगा और साथ में ये भी देगा, डिफरेंस दिख रहा है क्या, ऊपर वाली दो में और नीचे वाली दो में रिएक्शन में डिफरेंस दिख रहा है क्या किसी को कुछ, क्या डिफरेंस है, यहां फ्री रेडिकल हो रहा है, यहां फ्री रेडिकल नहीं हो रहा, तो यहां सीधे दोनों Br लग जाते हैं, प्रोडक्ट क्या बनता है पता है, फिर भी Br, इधर डबल बॉन्ड पे अटैक हो जाता है, डबल बॉन्ड खत्म, फिर Br। एक बार के लिए मैं ऐसे बना रहा हूँ, डिटेल में अपन वैसे ही पढ़ेंगे तब मैं सिखाऊंगा कि मैंने ऐसा क्यों बना, एक ऊपर और एक, चारों रिएक्शन ध्यान से देख लो, किसी को कोई भी डाउट हो। हमें कैसे पता चलेगा फ्री रेडिकल बन रहा है, हम देखेंगे, रेडिएशन देखेंगे, फिर क्या लिखा हुआ देखेंगे, और NBS होगा तो हम फ्री रेडिकल बना ही लेंगे। फ्री रेडिकल बनाएंगे तो हम कहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करेंगे, एलाइलिक पोजीशन, और अगर फ्री रेडिकल नहीं बनाया तो क्या करेंगे, ये सब्स्टिट्यूशन नहीं है, ये क्या है, क्या है, डबल बॉन्ड पे एडिशन। कब कैसे हो रही है समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया, तो यही तो समझ आना चाहिए कि कब क्या करना है, ऑर्गेनिक में कब क्या करना है। बड़े NBS, एन ब्रोमो सक्सिनामाइड, मान लो NCS लिखा होगा तो क्या करोगे, अब तो हम सर मैचिंग मैचिंग खेल लेंगे, एन क्लोरोसक्सिनामाइड, और क्या, मैचिंग मैचिंग में तो हम माहिर हैं, बाकी और कुछ कर नहीं पाए बोली। बढ़े आगे बढ़े, चलिए अब हमको करनी है एलिमिनेशन रिएक्शन, कौन सी करनी है, एलिमिनेशन, नेक्स्ट क्लास में करें।